using some we can calculate oxidation number using some formula, बेसिक रूल्स है, फॉर्मूला है, उसके थ्रू भी कैलकुलेट किया जा सकता है इन्हें, ठीक है। तो वो फॉर्मूला देखना है हमें स्पेशली कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में तो जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। ओके, हमने कोवेलेंट कंपाउंड भी नहीं देखा था ना, क्या देख लिया था वो? और कोवेलेंट बॉन्ड निशान हुआ था नहीं हुआ था? नहीं सर। देखो दो पॉसिबिलिटी आएगी। फर्स्ट केस, डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जहां पर दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करता है, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट का ही टाइप होता है, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, देखो दोनों में एक बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ए ने अपना दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ने अपना दिया, एंड दे आर शेयरिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास भी और दोनों बी के पास भी। Such kind of bonding is called covalent bonding. Now the next possibility, A is sharing both the electrons, both belongs to A, दोनों ही electrons A के हैं, clear? ये A भी अपने पास रख रहा है और B से भी शेयर कर रहा है, there is no complete transformation. So here two electrons, shared paired electrons is basically provided by only one of the atom. सिर्फ एक ही एटम है जो दोनों shared paired electron प्रोवाइड कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक हैं बट वो बी के साथ शेयर कर रहा है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ए बी के बीच में शेयर हो रहे हैं, वन बिलोंग्स टू ए, अनदर बिलोंग्स टू बी। हियर बोथ बिलोंग्स टू ए व्हिच आर शेयर्ड बिटवीन ए एंड बी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक बार एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो शेयर कर रहे हैं, एक बार दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक एटम के वो शेयर कर रहे हैं। इज दैट ओके? यस सर। चलो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये अब तक नहीं पढ़ा है ना तुमने? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या पढ़ा है पहले कभी? नहीं पढ़ा सर। नहीं सर, तो फिर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पहले डेफिनेशन लिखा देता हूँ। It is a type of covalent bond in which both shared electrons are contributed by one of the atom. एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. It is represented in this manner. A is sharing its electron with B. तो एरो A से B की तरफ जाएगा. It is called donor atom. जो डोनेट कर रहा है, डोनेट मतलब 100% ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट शेयरिंग में डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन. ये एक्सेप्टर एटम कहते हैं हम इसे. ये अगेन काफी डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही आएगा. Both electrons belongs to A, इसका मतलब ये हुआ. हाँ बोलो प्रशांत.
सर वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भेज सकता है या बेसिकली उससे ज्यादा भी? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अब दो से ज्यादा यदि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो फिर वो डबल बॉन्ड होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 6 होंगे। If 2 electrons are shared, then we call it single bond. 4 electrons are shared, we call it double bond. 6 electrons are shared, we call it triple bond. जैसे मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, पता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। और यहाँ पर मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता हूँ। चलो, ऑक्सीजन, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 2p2 4 इलेक्ट्रॉन। इसका है 2s2 2p4 6 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट ये थी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देते हैं। मैं ऑक्सीजन के या इसके इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से डिनोट करता हूँ कार्बन के, ताकि हम जज कर पाए। ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शेयर हुए। सर्कल वाला इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, क्रॉस वाला है कार्बन के। अब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके पास थे, ये डेटिव बॉन्डिंग के थ्रू शेयर करेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? दिस वन इज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या अब सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है? ऑक्सीजन 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ट्रिपल बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। So out of 3 bond, 1 is dative bond, coordinate bond, 2 is normal covalent bond. और भी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो इसका मैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम N2O5, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पर जितने भी सब्सटेंस दिख रहे हैं, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, बट हमारे पास 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 7 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p5। क्लियर? तो 2s2 2p3, 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन, 5 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें ही 5 हो गए। सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक इसके साथ एक इसके साथ, सभी का कंप्लीट। अब ये 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जो हैं, नाइट्रोजन पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्डिंग के थ्रू शेयर करेगा, ताकि इन ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और उसका तो ऑलरेडी कंप्लीट हो। तो उसे रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट उसकी जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपने पास भी रखे और ऑक्सीजन के साथ भी शेयर। शेयरिंग है मतलब दोनों के पास। इज दैट ओके? समझ में आया डेटिव बॉन्डिंग क्या होता है? यस सर। सर मतलब शेयरिंग ही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पर सिर्फ एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना? हाँ, बस shared electrons are contributed by one of the atom. Clear? कर लिया है इतना कॉपी जितना बोर्ड पर है? Yes, sir. सर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटता है? ट्रिपल बॉन्ड में
कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटता है इन तीनों में से? सर इजीली मतलब ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होगा कि ट्रिपल बॉन्ड में तुमने एक बॉन्ड तोड़ा, दो बॉन्ड नहीं ब्रेक किए, वो तीनों ही ब्रेक होते हैं एक साथ। मतलब यदि एक बॉन्ड ब्रेक भी हो गया, जो सीओ बना, सीओ में जो डबल बॉन्ड है दैट इज नॉट स्टेबल, यदि वो ब्रेक भी कर दिया ना बाय चांस, वो जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि स्टिल कार्बन ऑक्सीजन काफी क्लोज है एक दूसरे के, वो फिर से शेयर कर लेंगे। So practically it is not possible to break one or two bonds out of three bonds between two atoms. या तो तीनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक करोगे तो एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, बॉन्ड नहीं बनेगा। एक ब्रेक भी किया है, दो ब्रेक किए तो वापस से वो बन जाएंगे। कौन सा पहले ब्रेक होगा हम उसको बोल ही नहीं सकते, तीनों ही एक साथ ब्रेक होते हैं, राइट? हाँ, एक तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग होता है? आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from one atom, coordinate bond is all, it has almost similar properties as of covalent bond. We cannot differentiate between coordinate bond and covalent bond after formation of this bond. उसका bond length, उसकी bond energy सब कुछ सेम होती है जैसे covalent bond की होती है। क्लियर? सर एंड आयोनिक जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट से? हाँ, डेफिनेटली आयोनिक बॉन्ड डिफरेंट है, आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस। तुम्हारी अटेंडेंस काफी फ्लक्चुएट कर रही है आजकल, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। अभी भी 32 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है रफली, लास्ट टाइम 37 38 थे। काफी बच्चे लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, काफी इरेगुलर हो गए हो तुम, थोड़ा सा सर ध्यान ऑर्गेनिक रखो। में तो 28 ही रहते हैं। में ऑर्गेनिक में 28 ही रहते हैं, क्यों ऐसा, क्यों क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ना लिखना नहीं है क्या सर, हम तुम्हें? तो रहते हैं। हाँ, मैं जो सबसे बोल रहा हूँ, मतलब सबसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो नहीं रहते हैं थोड़ा सा ध्यान रखो। मतलब ऐसा अटेंडेंस नहीं रखोगे, अभी से इतना गिव अप कर दोगे चीजों को लेकर तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक केस होता है कि चलो हम क्लास कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत होमवर्क कर रहे हैं, थोड़ा छूट रहा है तो शायद हम उसे कवर अप कर लें। हमने लेक्चर ही छोड़ दिया, चैप्टर ही मिस कर दिया, तो फिर वो कवर अप करना कभी भी मुश्किल हो जाएगा। और मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो थोड़ा सा एक ग्राफ तुम्हें बताता हूँ। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास आईआईटी, जिसके लिए हम कर रहे हैं, और हमें डे लास्ट डे तक, यदि 10th को एग्जाम है, 9th की नाइट 10 o'clock तक जब तक हम जग रहे हैं, हमें इसके मोड में लेना है कि हमें आईआईटी के अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है? और पूरा लगे रहना है। रिजल्ट हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया, इस बार आईआईटी का कट ऑफ 27% के आसपास था, तो तुम्हारे जो टेस्ट हो रहे होंगे संडे को, उसमें नो डाउट तुम्हारे कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, किसी के भी नहीं आते, मेरे भी नहीं आ रहे थे जब मैं प्रिपरेशन कर। तो यहाँ पे मार्क्स वाला तो सीन ही नहीं है। तुम आज 2% भी ला रहे हो ना, तो 2% से 2% से 27% जाना बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी से, मतलब इन कंपैरिजन, क्योंकि हम 70 से 90% पे जा रहे हैं। तो ये जो आईआईटी का एग्जाम है, टफ है, नो डाउट, मार्क्स इसमें नहीं आते हैं, काफी बार नेगेटिव मार्क्स भी आते हैं, सब कुछ होता है हमारे साथ, क्लियर? बट यदि तुम लास्ट डे तक लगे रहोगे तो नो डाउट रिजल्ट इसमें एट द एंड अच्छा रहेगा। यदि तुम नहीं लगोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। अब आई मान लो, चलो एक बात, हमारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है, 23 आईआईटीज हैं इंडिया में भी, इसके बाद एनआईटी है, जितने स्टेट है उतने एनआईटी हैं, आई डोंट नो कितने एग्जैक्टली, शायद 30 एनआईटीज हैं। तो 30 एनआईटीज हैं, ये 30 प्लस 23 53 ये कॉलेज हो गए। इसके बाद कुछ आई ट्रिपल आईटीज हैं, आईआईएफटीज हैं, वो हैं रफली 10 12 के आसपास, जो काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब 23 प्लस 12 35 प्लस 30 65 कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं। यदि हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर काफी अच्छा है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, बीट्स हो गया, ये हो गया, तो तुम ये मान के चलो 70 कॉलेजेस हैं। अब तुम आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, मैं नहीं बोला कि सब बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन होता है, बट स्टिल हम उसके लिए यदि प्रिपेयर कर रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं, तो शायद हम यहाँ फिट ना हो तो यहाँ फिट हो जाए, हम यहाँ ना हो तो यहाँ हो जाए। बट अगेन एट द सेम टाइम, यदि हमने गिव अप ही कर दिया, नहीं है तो प्रिपरेशन हमसे हो ही नहीं रही, हम तो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे, हमें तो बहुत बोरिंग सा लग रहा है, ऑनलाइन हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ये सारी चीजें यदि तुमने एक्सक्यूज दे दिया अपने आप को, तो शायद इन ऑप्शंस के बाद जो फर्स्ट 60 70 कॉलेजेस हैं
उनके बाद जिस कॉलेज में तुम जाओगे स्टेट लेवल कॉलेजेस में, उसमें तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, मतलब 4 साल और 4 साल के बाद भी, कि तुम जिस पोजीशन पे यहाँ से डायरेक्टली जा रहे हो उस पोजीशन पे जाने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। मान लो तुम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हो, सॉफ्टवेयर कंपनी में तुम किस प्रोफाइल पे जाते हो, किस कंपनी में जा रहे हो, क्लियर? तुम्हारा टीसीएस में प्लेसमेंट हो रहा है या फिर तुम्हारा एनवीडिया में प्लेसमेंट हो रहा है, तुम्हारा मैं बताता हूँ एग्जैक्टली अभी का जो सिनारियो है, टीसीएस में बहुत सारे नॉर्मल स्टेट लेवल के कॉलेजेस से इंजीनियर्स को उठाया जाता है, उनसे कोडिंग कराई जाती है। कोडिंग बेसिकली कोडिंग नहीं कराई जाती है, उसका जो बैक जॉब होता है, मतलब कुछ एरर्स वगैरह तो नहीं है वो चेक कराया जाता है, और स्टार्टिंग सैलरी 20 to 25,000 होती है फ्रेशर्स की पर मंथ, क्लियर? वहीं से मैं आज कितनी तारीख है, 4 तारीख है ना, मेरा कजिन था जो आईआईटी बॉम्बे से जस्ट अभी पास, मतलब 4th ईयर में है, उसका 1 दिसंबर से प्लेसमेंट स्टार्ट हुए, ऑनलाइन ही स्टार्ट हुए लॉकडाउन सिचुएशन में। उसका जो प्लेसमेंट हुआ है वो मास्टर कार्ड, मतलब सिमिलर टाइप का जॉब है, डाटा एनालिसिस कोडिंग एंड ऑल, तो सिमिलर टाइप का ही जॉब है। गुड़गांव में उसका प्लेसमेंट हुआ है, उसका 14-15 कुछ है, मतलब मैं 1000 में बताऊंगा तो 14-15 रफली 1.2 लाख, 1,20,000 उसका स्टार्टिंग सैलरी है। तो जस्ट एक ये कि तुम कहाँ कितना मेहनत कर रहे हो, ये 2 स्टार्टिंग ही स्टार्टिंग पर मंथ, हाँ, मतलब 14-15 लाख का पैकेज है पूरा, ऐसा उसका सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी। तो सबने 20-25 के किसका बोला? ये बताया है, यदि तुम किसी स्टेट लेवल कॉलेज से करते हो, बाई चांस तुम लकी हो, तुमने थोड़ी मेहनत की है 4 साल, तो तुम्हारा टीसीएस में रिप्लेसमेंट होता है, तो ये तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी होती है। और यदि तुम किसी अच्छे कॉलेजेस से कर लेते हो, इन किसी कॉलेजेस से, तो तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड, मैं नहीं बोलूँ सबकी यही होती है, बट मैं अपने जस्ट एक कजिन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे में था, वो भी मेटलर्जी में था। मेटलर्जी मतलब नीचे की ब्रांच होती है, वो किसी भी ऐसा नहीं था कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में था। मेटलर्जी मतलब ऑलमोस्ट सबसे लास्ट पे फिल होती है आईआईटी बॉम्बे की, रैंक थी कुछ 2700 के आसपास ऑल इंडिया, ऐसा था। तो फाइनल ईयर में है अभी वो, और उसका 1 तारीख को सर प्लेसमेंट हुआ है, मतलब टीसीएस कॉलेज है क्या? टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी, मतलब ये लार्जेस्ट कंपनी है सॉफ्टवेयर की इंडिया में, टाटा कंसल्टेंसी। टाटा मुझे भी नहीं पता मतलब सीएस क्या है, कहाँ ये? सर अगर पूरे आईआईटी इंडिया बॉम्बे में। से सीएस, सर आईआईटी बॉम्बे से सीएस हो गया सर, तो क्या होगा सर स्टार्टिंग सैलरी? आईआईटी बॉम्बे से सीएस हो गया तो फिर तुम सैलरी के बारे में मत सोचो, तुम फिर ये सोचो कि तुम 10 साल बाद किस बड़ी कंपनी के सीईओ बनने वाले हो, गूगल के बनने वाले हो, फेसबुक के बनने वाले हो, किसके बनने वाले हो, वो तो बात ही अलग हो गई, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर हाँ, सर इन आईआईटी में से सबसे बेस्ट आईआईटी कौन सा है सर? पवई, मद्रास। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, वेट करो, पहले मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ वो तुम सुन लो, उसके बाद तुम अपने उस पर आना। कि ये 2 साल मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा या तो हम अंदर है या बाहर है, हम 23 में नहीं है तो शायद नेक्स्ट 30 में, नेक्स्ट 30 में तो शायद नेक्स्ट 20 में, तो हम यदि थोड़ा भी अपने एफर्ट्स डालेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। तुम्हें बोला जाता है आईआईटी में जाने के लिए कम से कम तुम्हें लेक्चर यदि 5 घंटे के, उसके बाद 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। चलो तुम 7-8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, बट वो रेगुलर 5 घंटे लेक्चर लगाने के बाद तुम 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, शायद तुम यहाँ नहीं यहाँ फिट हो जाओ, यहाँ नहीं यहाँ फिट हो जाओ, बट इसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं, लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब वो फिर ऐसा है कि तुम अभी 2 साल मेहनत नहीं कर रहे हो, लाइफ में हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम पता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 5 से 8 साल लग जाएंगे, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। और जो रिस्पेक्ट तुम्हें मिलेगा, मतलब जिस प्रोफाइल तुम्हें मिलेगी, वो एक अलग ही होगा डे 1 से। तो बहुत डिफरेंस आ जाता है लाइफ में, ये तुम थोड़ा सा समझो। तो ये, जो इरेगुलरिटी है ना क्लास में, मतलब समझो एक करियर का टर्निंग पॉइंट है इफ यू आर इन साइंस फील्ड, यार। और कोई भी डिमोटिवेट फील होता है, ऐसा होता है कि नहीं हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं एक्चुअली बोलूं तुम एक बार टीचर से मिलो, टीचर से बात करो, बहुत डिफरेंस आ जाता है काफी बार, जब हम तुम्हें थोड़ा सा बताते हैं, समझाते हैं, और एक तुम्हें थोड़ा सा रहता है, हाँ चलो हम टीचर से मिल गए, अब हमें करना है, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 15-20 डेज रहता है स्टार्टिंग, और तुम 20 दिन के बाद वापस आके मिल लो। होप कि 4 जनवरी से चीजें चालू हो, हम तुम्हें यहाँ धीरे धीरे बुलाना चालू करें, थोड़ा सा उसका एक अलग ही वो रहता है। नहीं तो अटेंडेंस के बारे में बताऊंगा जी, जनरली ऑफलाइन क्लासेस होती है, मतलब 40 बच्चे हैं तो 40 में से 1 या 2 एब्सेंट हो रहे हैं तो ठीक है, मतलब उससे ज्यादा एब्सेंट होते हैं तो उसे बाहर ही कर दिया जाता है कि फिर तुम प्रिपरेशन ही क्यों कर रहे हो। बट ऑनलाइन है,
बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं है, काफी कुछ चीजें आगे पीछे होती है, नेटवर्क का इशू होता है, बट स्टिल अपने एंड से सब कुछ चीजें सही होते हुए भी तुम मेरी क्लास मिस कर रहे हो, तो तुम अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो एक्चुअली। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितना बड़ा लॉस ले रहे हो सिर्फ नॉट हियर, इन द होल लाइफ। मतलब तुम सर 1 घंटे ये भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, तो शायद वो कहीं न कहीं तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर देगा। वो बहुत अच्छा, आज से मैं 15 साल पहले की बात करूँ, जब मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था 2006 में, ये 23 की जगह ये नंबर हुआ करता था 6 आईआईटीज़ हुआ करते थे उस टाइम पर। तो यार एनआईटीज़ इतने ही थे, रफली 2-4 एनआईटीज़ बड़े होंगे। ये ट्रिपल आईटीज़ वगैरह तो सब बाद में ओपन हुए हैं। तो हमारे पास जो अच्छी सीट्स थी, मतलब ये बोला जाता है कि आप कहाँ तक लाओगे तो अच्छे सीट्स होंगी। तो ओवरऑल यदि आप 6 से 8,000 रैंक में हो ऑल इंडिया में, तो आपको अच्छी सीट्स मिलेगी, आप अच्छी पोजीशन पे जाओगे। यदि मैं इन कॉलेजेस के अब सीट्स काउंट करूँगा, तो रफली ये सीट्स होती हैं 40,000 के आसपास, 35 टू 40,000। 35 टू 40,000 मतलब इजीली लाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क के बेसिस पर। तुम 4 घंटे 5 घंटे भी रेगुलर पढ़ रहे हो, 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, लेक्चर प्रॉपर लगा रहे हो, तो इनफ है इतना 35-40,000 में आने। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ही पढ़ो। यदि हम ऑप्शन ये रखेंगे ना, तो हम पूरा दिमाग में रखेंगे हमें इसके लिए ही पढ़ना है, सब कुछ करना है, तो हम यहाँ फिट डेफिनेटली हो जाएंगे। नहीं हो पाए बाय चांस तो यहाँ हो जाएंगे, बट हमने टारगेट यदि ये रखे, तो डेफिनेटली हम इसके नीचे जाके फिट होते हैं फिर काफी, विच इज नॉट सर रैंक कितनी चाहिए टीसीएस के लिए? टीसीएस इज नॉट अ कॉलेज, ये कंपनी में 4th ईयर फाइनल ईयर जब तुम इंजीनियरिंग नो कंप्लीट सर, करोगे। ये आईआईटी में रैंक कितनी चाहिए ऐसा बोल रही हूँ। तूने बोला था टीसीएस के लिए, इसलिए मैंने पूछा, मुझे लगा था आईआईटी में जाने के लिए। तुम्हें मान के चलो इस बार जो आईआईटी मिला है 15-16,000 तक आईआईटी मिला है वैसे, और फिर डिपेंड्स कि तुम गर्ल्स सर हो अच्छा तो आईआईटी गर्ल्स कौन से कोटा रैंक लगे। पे मिलता है? अरे यार एक मिनट ना, मुझे एक का तो आंसर करने दो। हाँ ऐसा है कि यदि तुम आईआईटी की बात करो तो बहुत ज्यादा चीजें वेरी करती हैं। यदि तुम ओपन कैटेगरी में हो, बॉयज हो, तो तुम्हें बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। मतलब ये मान के चलो तुम 10,000 12,000 के अंदर होना चाहिए। तुम ओबीसी हो तो 10,000 की जगह शायद 14,000 तक चलेगा। और यदि हम एससी एससी में हैं तो शायद हमारा ऑल इंडिया रैंक 60-70,000 हो, तब भी हमें आईआईटी मिल जाएगा। हम गर्ल्स कोटा आ जाता है जो इस बार बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है, 20% गर्ल्स कोटा है, और नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर और भी बढ़ने वाला है। तो गर्ल्स कोटा में तो ऐसा है, एक बॉयज को जो आईआईटी जो ब्रांच 1,000 रैंक पे मिल रही है, गर्ल्स को 2,000 रैंक पे भी मिलेगी। मतलब तुम्हारी डबल रैंक भी है, तब भी तुम्हें वो रैंक कॉलेज मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगी। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी बात है। अब अच्छे आईआईटी की यदि तुम पूछ रहे हो, तो सारे आईआईटी अच्छे हैं। यदि हम कंपेयर करें प्लेसमेंट में, इसमें जॉब अच्छा लगता है, तो जॉब अच्छा लगने की बात करोगे तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, ये टॉप पर है। डेफिनेटली आईआईटी बॉम्बे सबसे ऊपर है। ऐसा है। एवरेज सैलरी की बात करोगे, बट सैलरी सब कुछ मैटर नहीं करती है। ऐसा है। जब तुम इस रेंज में होंगे ना, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 1.2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 80 मिल रहा है, 1.5 मिल रहा है। मतलब मैटर फिर ये कर जाता है कि हम क्या चाहते हैं लाइफ, तो वो हमारे पास ऑप्शन कब होगा जब हम इनमें कहीं पे हो। यदि हम इस कैटेगरी में गए तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है कि हम क्या चाहते हैं, फिर तो जो मिल रहा है कर लो। ऐसा है। सर सीओईपी और वीजीटी एनआईटी में आएंगे ना? एनआईटी है ना वो? नहीं, स्टेट लेवल के बेस्ट कॉलेजेस में आएंगे वो, एनआईटीज में नहीं आएंगे। एनआईटी महाराष्ट्र में सिर्फ एक है, एनआईटी नागपुर। एक ही कॉलेज है, हर स्टेट का एक कॉलेज होता है एनआईटी। तो सर वो अच्छे नहीं क्या वीजीटी सीओईपी स्टेट लेवल वाले? यही मैंने स्टार्ट किया था, स्टेट लेवल के सबसे अच्छे कॉलेजेस में वो काउंट होता है। ऐसा है, मतलब इनसे जस्ट नीचे इन कॉलेजेस से, मतलब डिसेंट है, बट डेफिनेटली ये बेटर ऑप्शन है जो मैंने लिखा है। सर बिट्स भी अच्छा है ना, पर प्राइवेट क्या? बिट्स पिलाने भी अच्छा है ना सर, पर वो प्राइवेट है ना। बिट्स पिलानी, हाँ बिट्स मैंने बोला भी था कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो ट्रिपल आईटी की कैटेगरी में आ जाएंगे। एनआईटी ट्रिपल आईटी के लेवल पे आ जाते हैं। बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स गोवा, बिट्स के 3-4 कॉलेजेस हैं, और भी कुछ एक दो शायद सारे यूनिवर्सिटी, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हो रहे हैं। बिट्स के 3 कॉलेज है सर। मतलब मैं तुम्हें एक रैंक बता रहा हूँ, रफली 60 से 70 कॉलेजेस इंडिया में अच्छे हैं, 60 to 70। और तुम मेरे 35-40,000 में हो ऑल इंडिया तो अच्छा है। और मैं इस बार ये भी बता देता हूँ तुम्हें, आईआईटी में 35-40,000 रैंक ओपन कैटेगरी में कहाँ तक गया है। क्लियर? 35 to 40,000 रैंक गया है, जिसके 28,000 रैंक थी, उसके मार्क्स थे
82, मतलब तुम्हारे मार्क्स 70 मार्क्स होते इस बार, 70 भी नहीं, आई थिंक 60 मार्क्स, 60 मार्क्स आउट ऑफ 396, मतलब इतने कम मार्क्स भी हैं तुम्हारे, तब भी तुम बहुत अच्छे कॉलेज में जा पा रहे हो। बट अगेन एट द सेम टाइम इतने मार्क्स लाना भी, जब डेफिनेट बहुत कम बच्चे ला रहे हैं, कुछ तो एग्जाम में होगा, कुछ तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हो। तो मार्क्स को लेके मत जाओ, संडे को जो टेस्ट होता है ट्राई हमेशा ये करो, जिस भी मार्क्स पे हम स्टैंड कर रहे हैं आज, हमारे 50 मार्क्स है, तो हाउ टू गो फ्रॉम 50 टू 60, हम 80 पे, तो 80 से 90 पे कैसे जाना है, कैसे अपने मिस्टेक्स पे इंप्रूवमेंट करना है। तो ये एग्जाम्स ही ऐसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो मार्क्स का इनमें रोल ही नहीं होता है, इसमें रोल सिर्फ ये होता है कि हमारे कम मार्क्स भी तो वहां पे कैसे इंप्रूव करने हैं, इसलिए थोड़े से फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। बेसिकली दिस एग्जाम्स आर नॉट फॉर द सिलेक्शन, दे आर फॉर रिजेक्शन। वो रिजेक्ट ज्यादा करते हैं, सिलेक्ट कम करते हैं, इसलिए मार्क्स बहुत कम रहते हैं। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम्स की, वो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। 10 तक हम 90% लाते थे, 95 लाते थे, मुझे पता है तुम में से 34 स्टूडेंट्स है, 34 में से मैं अभी पूछूंगा 85% प्लस कितने, तो शायद 25 बच्चों से ज्यादा थे, कुछ बच्चों के 95 भी हो, तो बहुत अच्छे परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी प्रिपरेशन में फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे अच्छे मार्क्स आते थे, अब नहीं आते। तो एग्जाम का मोड ही वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रैंक से फर्क पड़ता है। हम रेगुलर हैं, सिंसियर हैं, तो एट द एंड रिजल्ट अच्छा निकलेगा ही, ऐसा है। थोड़ा सा एग्जाम को समझो, चीजों को समझो, क्या टाइम की रिक्वायरमेंट है उसे समझो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है, तुमने स्टार्टिंग के फ्यू लेक्चर से ऑर्गेनिक के मिस कर दिए, नहीं समझा, लाइटली ले लिया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में जो भी चल रहा है ना, 11 के स्टार्टिंग का ऑर्गेनिक, ये इस पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक डिपेंड करता है, स्पेशली पीओसी, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल, पीरियोडिक, बॉन्डिंग, पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इन पे डिपेंड करता है, तुम्हारा ऑर्गेनिक ही खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखो जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं ना। सर यस, ये मोल कंसेप्ट फिजिकल है या इनऑर्गेनिक है हमारा? फिजिकल। मैं और जो भी चैप्टर्स ले इनऑर्गेनिक रहा हूँ अभी, देखो फिजिकल सिंपल सा लॉजिक मैं तुम्हें बताता हूँ, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या, मोल कॉन्सेप्ट में हमने कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन किए क्या, हाँ सर। ग्राम मोल, जहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, कैलकुलेशन आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री। यार जहां पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आ गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, उनके एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल रिएक्शन, नॉट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। तो कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड हमें HNO3 बनाना है, कौन सा प्रोसेस है, कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर, कौन सा कैटेलिस्ट, क्या रिएक्शन होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? फिजिकल मतलब कैलकुलेशन बेस्ड पूरा का पूरा। सर सर इनऑर्गेनिक भी आप ही पढ़ाने वाले हो गया? देखो फिजिकल पूरा में लेने वाला हूँ, इनऑर्गेनिक का मैक्सिमम पार्ट में ही लेने वाला हूँ। 12 का इनऑर्गेनिक पूरा मैं लूंगा, 11 के भी लास्ट के चैप्टर्स जहाँ पे एस ब्लॉक, सी ब्लॉक आएंगे वो मैं लेने वाला हूँ। ऐसा है। सर मैं कुछ पूछूं? पूछो। सर अगर हमारा क्लास में 10 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर हमारा सेकंड रैंक आया, तो ऐसा कंसिडर कर कर चलना करेक्ट है क्या? 100 में हमारा 20 आएगा, 1000 में 200 आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पकड़ कर? क्योंकि दो डिपेंड करता है कौन से 10 बच्चों के बीच में तुम एग्जाम दे रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, IIT का एग्जाम 10 लाख बच्चे देते हैं, 10 लाख में से 4 लाख 5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं कि जो प्रिपरेशन कर भी नहीं रहे होते हैं, जिनने कभी टेस्ट भी नहीं दिया होता है, तो उनके रिजल्ट का तुम्हारे रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं होता। मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे देता हूँ। इस बार 106 107 स्टूडेंट कुछ थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, जिन्होंने आए जो 2 साल पढ़े थे, मतलब जिन्होंने 2 साल प्रिपरेशन की थी। और 108 में से 67 का 65 60 मतलब 60s में कुछ बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो गया था जेई मेंस में, जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल थे। मतलब 67 68 बच्चे थे जिनको अच्छा IIT, मतलब इनमें से कुछ कॉलेजेस मिल गए हों। तो यार इसके बाद 67 में से शायद 51 बच्चे थे जिन्होंने IIT का एग्जाम दिया, मतलब बच्चों ने तो 15-16 बच्चों ने IIT का एग्जाम भी नहीं दिया बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, ऐसा है। उन 51 में से 26 बच्चों का IIT में सिलेक्शन हुआ है, एग्जैक्ट नंबर 26 बच्चे का IIT में रैंक आया है। उन्होंने मतलब अभी काउंसलिंग का मुझे फाइनल रिजल्ट नहीं पता, तो शायद IIT में एडमिशन लिया हो, ये नंबर है एग्जैक्ट।
मतलब हमारे पास रेजोनेंस मेरी 106 107 स्टूडेंट थे, 67 68 बच्चों को जिन्होंने एक्चुअली मेहनत थोड़ी भी की होगी, उन्हें ये अच्छे कॉलेजेस मिले हैं। बचे हुए बच्चों का 2 रीजन होते हैं। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चों ने मेहनत नहीं की। काफ़ी बार ये होता है हमारा जब हम 11th-12th कर रहे होते हैं, हमें ये होता है कि चलो हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, नॉलेज गेन करेंगे और कुछ बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटी में भी गए, जिनके पेरेंट्स के पास ठीक है काफ़ी रुपया है, वो यूएस वगैरह किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। सेकंड हमें सिर्फ ये करना था, इसके बाद हमें एनडीए करना है, एनडीए के लिए चले गए। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं आर्किटेक्चर के लिए चले गए, जो थोड़ा-सा लाइन ही चेंज कर लेते हैं, ऐसा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, चलो हमारे यहाँ तो बिज़नेस है, काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, मतलब हमें तो सिर्फ एक टाइम पास करना है, ले लिया एडमिशन। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। नहीं तो मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, यदि कोई भी स्टूडेंट 2 साल रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है, वो सिर्फ एक मिनिमम टाइम जो बोल रहे हैं 2 से 4 घंटे भी पढ़ रहा है डेली रूटीन में, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि उसे इनमें से कोई ऑप्शन ना मिले। इनमें से कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएगा। सर हाँ, ये आईआईटी तो में लेने के लिए कितना आवर्स पढ़ना पड़ेगा? यार मतलब ये मान के चलो 5 घंटे के बाद मिनिमम 6 से 7 घंटे, मतलब 6 और मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यदि तुम बहुत अच्छे से चीजें कैच कर रहे हो और तुम अच्छे से चीजें, मतलब एक तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीजों को समझने में, तो 6 की जगह 8 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है। बट उससे ज्यादा मैटर करता है कि रेगुलर लेक्चर में फुली फोकस्ड होकर बैठ, वो ज्यादा मैटर करता है। मतलब मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं कभी भी बहुत इंटेलिजेंट नहीं रहा हूं। मतलब मैं ऐसा नहीं था स्कूल में टॉपर रहा था, मैं तो बस बिना देखे बुक्स बिना देखे एग्जाम देता था, स्कूल में पास कर जाता था या टॉप कर जाता था। मैं मतलब मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मैं ऐसा भी हुआ है स्कूल में कि मैं फेल भी हुआ हूँ कुछ सब्जेक्ट में। 11th में मैं मतलब ऐसा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल हुआ था, क्योंकि मैं स्कूल का नहीं पढ़ के गया, मैं अपना कोचिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो मेरा ऐसा था कि जब तक मैं हार्डवर्क नहीं करता था, मेरे मार्क्स नहीं आते थे। और आईआईटी में मेरा एक फ्रेंड था साथ में स्कूल में, तो उसने बोला कि अपन आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे। उस टाइम इतना मतलब अवेयरनेस भी नहीं थी, अभी तो मोबाइल हो गए, इतना सब कुछ हो गया। तो एक न्यूज़पेपर जरूर आता था, न्यूज़पेपर में कभी-कभी वो कोचिंग के ऐड आते थे, तो देखते थे अच्छा इसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ। मेरे स्कूल से कभी भी रिकॉर्ड में कोई भी आईआईटी क्लियर नहीं किया था उस टाइम, ऐसा था। मेरे स्कूल को 14-15 इयर्स हुए थे जब मैं पढ़ रहा था ओपन हुए को, किसी ने भी आईआईटी कभी क्लियर नहीं किया था, तो आईआईटी तो पता भी नहीं था। उसने कहीं से सुना और तुक्का लगा कि आईआईटी मतलब पीसीएम का सबसे अच्छा एग्जाम। तो मेरे को उसने थोड़ा-सा पुश किया कि अपन आईआईटी का प्रिपरेशन करेंगे, करेंगे 10th में से। ठीक है, चलो करेंगे। मतलब उस टाइम जब मैं इंदौर से मेरा होम टाउन 100 किलोमीटर था। मैं इंदौर आया, इंदौर में जब पता किया, चीज़ें समझी, कुछ जिनको नॉलेज था रिलेटिव उनसे बात की। अरे तो पता लगा आईआईटी तो अपने बस का ही नहीं है, तब ये खुद ही निकलेगा। क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग था ही नहीं 10th तक। 10th सीबीएसई में लिटरली मेरे 59% थे, 60 भी नहीं थे। 59% थे मेरे 10th सीबीएसई का बता रहा हूँ। तब सीबीएसई में जनरली परसेंटेज आ जाता है। क्लियर? तो ये कंडीशन थी कि पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं था। और मतलब कभी इंटरेस्ट ऐसा लिया ही नहीं कि बहुत ज्यादा कि पढ़ के क्या, ठीक है चल रहा था अपना एक टाइम पास चल रहा था। फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा ऐसा था, बिजनेस था, तो हम भी मतलब ऐसे ऐसा। ही है सर, सॉरी। हम भी ऐसे ही थे पहले, कोचिंग से पहले। हाँ, तो ऐसा था कि फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था कि पढ़ने पे बहुत ज्यादा, मतलब मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया, जो करना है कर लो, नहीं तो आके दुकान पे बैठ जाना, ऐसा सिस्टम था। तो उसके बाद जस्ट इंदौर गए, उसने पुश किया, कोचिंग ज्वाइन की, थोड़ा-सा पढ़ना चालू किया, तो थोड़ा-सा लॉजिकल चीज़ें डेफिनिटली समझ में आने लगी कि अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगा। टीचर जब समझाते थे, ऐसा था। और इसका डेफिनिटली बहुत फ़र्क पड़ा कि हमारे जो टीचर्स थे, स्पेशली फिजिक्स के और मैथ्स के, वो आईआईटी से थे, तो उससे मुझे काफ़ी मतलब उनका जो समझाने का तरीका है, एक स्कूल के टीचर का और उनका मुझे बहुत डिफरेंस आया। मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि बैठकर सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, ऐसा था। तो इंटरेस्ट लिया, मार्क्स आए, मार्क्स मतलब इंटरेस्ट लेके गया तो मार्क्स आने लगे, मार्क्स आने लगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट लिया। फिर एक अंदर से मतलब ठान लिया कि नहीं अब तो करके ही दिखाना है। तो मैं जहाँ ऑन एवरेज 10th में 1 घंटे भी नहीं पढ़ता था स्कूल के बाद, मैं लिटरली बोल रहा हूँ 5 घंटे के मेरे क्लासेस होते थे। 5 घंटे के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन मैं पढ़ रहा हूँ 7 घंटे से कम पढ़ा हूँ। कभी-कभी बीच में 1-2 दिन ऑफ डे हो जाते हैं, महीने में 1 या 2 दिन, कि आज तो बिल्कुल कुछ मन नहीं लग रहा है या कुछ बीमारी हो गए, तो बात एक अलग। नहीं तो 7 घंटे मिनिमम। और सर ये ठीक है, जो एक मिनट मुझे बोलने दो। और ये कंडीशन थी, मैं अपने होम टाउन जाता था ना बस में, उस टाइम पे तो मैं उस बस में भी 3 घंटे खराब ना हो, बुक सामने रखता। मतलब इतना डेडिकेशन पता नहीं मुझ में भी कहाँ से आ गया। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं, पर ठीक है, एक जुनून था कि नहीं अब तो आईआईटी क्लियर करना ही है जो भी हो। तो बस वो जुनून के कारण कि नहीं करना ही है और इतनी मेहनत कर ली।
तो वो 2 साल थे लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे, किसी ने गाइड कर दिया, चले गए, अच्छे टीचर्स मिल गए, तो सारी चीजें चल होती गई और मेहनत कर ली। ऐसा तो मतलब आईआईटी का तुम पूछोगे, मुझे लगता है 6 से 7 घंटे मिनिमम। मैंने 7 घंटे से 8 घंटे पढ़ाई की। मैं एक एवरेज इंटेलिजेंट बच्चा था, ना बहुत इंटेलिजेंट था ना बहुत डम था, ऐसा। मैंने 7 से 8 घंटे पढ़ाई की। बोलो सर साक्षी, अब क्या बोल रहे हो? सर ये जो सुमित भाई थे टॉपर, उन्हें 396 आउट ऑफ कितने थे? उन उसके मार्क्स थे 2 हाँ 245 एग्जैक्टली, मैंने बताया होंगे पहले। 245 थे उसके 396 में से, और रैंक था 360s में था ना कुछ, शायद 366, भूल गया मैं भी। और उन्हें 356 का आईआईटी थे। बॉम्बे सीएस मिला है ना? नहीं 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 नहीं, आईआईटी CS बॉम्बे नहीं, कंप्यूटर साइंस पहले क्लोज 60 हो जाता बच्चों को है। मिलता है IIT सर। कंप्यूटर साइंस रुड़की। एक काम करो, तुम आपस में डिस्कशन कर लो, मेरी बोल नहीं सर, सॉरी। मुझे बोलने दो। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ओपन कैटेगरी में था। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ओपन कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक 1 टू मैक्सिमम 55। यदि ओपन कैटेगरी की बात करेंगे तो 55 के अंदर क्लोज हो जाता है, ऐसा है। उसे मिला है कंप्यूटर साइंस आईआईटी रुड़की, जो काफी अच्छा है वो भी ऑप्शन। मतलब कंप्यूटर साइंस किसी भी आईआईटी में ले लो, बहुत अच्छा ऑप्शन। सर सीईटी जेडब्ल्यू के बाद होती है उसके पहले होती है? बाद इस में साल होती है तो सर। जेई के बाद ही हुई है, बाद में ही होती है। तो सर हमें सीईटी भी देनी चाहिए ना? सर मतलब एडवांस के पहले रहती सर। इस बार तो बाद में थी। तो सर सीईटी भी देनी चाहिए ना हमने? देनी चाहिए, और टाइमली तुम्हें बताया जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम देने चाहिए। 3 से 4 एग्जाम तुम्हें देने का बताया जाएगा। आईआईटी, जेई मेन, जेई एडवांस, KVPY, मतलब एक ही एग्जाम होगा। KVPY। दूसरा बिट्स देना चाहिए, सीईटी देना चाहिए। मतलब ये 3 एग्जाम्स हैं मेनली जो अभी मुझे दिख रहे हैं कि देना चाहिए। केवीपीवाई देना चाहिए 12th में एटलीस्ट, 11th में ना भी दो तो चलेगा, पर 12th में तो देना चाहिए। सर ये जो सुमित भैया थे पहले से टॉपर ही थे क्या? हाँ, सुमित ने मैक्सिमम टाइम पहले से, मतलब 10th तक का मुझे नहीं पता कि 10th तक वो क्या था, और उतना मेरा डिस्कशन हुआ नहीं। वो हमारे हमारे स्कूल में थे ना, तो बहुत होशियार थे। हमारा मतलब स्कूल वो मतलब बॉयज टाउन से थे वो। इससे बॉयज टाउन स्कूल से वो। अच्छा। तो वो मतलब उस टाइम पे हम हमारे साथ वो रहते थे ना, मतलब उनके दोस्त थे, वो बताते थे कि वो अभी से वो पेस में थे मुझे लगता है वो उस टाइम। तो वो बहुत आगे, मतलब वो आईएएस वो एग्जाम्स देते थे, ओलंपियाड्स बहुत बार, मतलब अच्छे मार्क्स हाँ, स्कूल में ओलंपियाड हर बार। क्वालिफाइड था वो, प्री ओलंपियाड क्वालिफाइड था वो वैसे। हाँ सर वही, मतलब वो उसका पढ़ाई करता था, मतलब वो बताते कि 11th 12th के क्वेश्चन सॉल्व करता है ऐसे वैसे, ऐसे बताते 10th थे तक वो। तो मुझे नहीं पता कि उसका एग्जैक्टली क्या स्टेटस था, बट हाँ 11th 12th में मतलब डेफिनेटली उसने मैक्सिमम टेस्ट में उसने ही टॉप किया है जो टेस्ट होते थे। 10th में भी और बहुत एट द होशियार था सर वो। हाँ, और एट द सेम टाइम वो होशियार जितना था वो तो था ही, बट मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा हार्ड वर्किंग पूरी क्लास में कोई, उससे ज्यादा हार्ड वर्क किसी ने भी नहीं किया हो। मतलब वो इतना सिंसियर था, या उसके अंदर इतना बोल रहे कैपेबिलिटी थी कि उसे सुबह से लेके 6 बजे तक, रात के 11 बजे तक एक रूम में बिठा दिया जाए, उसे 2 टाइम का खाना दे दिया जाए तो रूम के बाहर भी नहीं जाए। मतलब वो इतना था उसमें। मैं नहीं बोलूंगी सब में इतना होना चाहिए या होगा, मुझ में भी नहीं है नाम था कभी कि मैं पूरे दिन भर सुबह से शाम तक एक रूम में बैठ के पढ़ लूं। मतलब थोड़ा टाइम तो मुझे भी ऐसा स्पेंड करने को कहीं चाहिए ही था। बट हार्ड वर्किंग था, और सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग था वो, ऐसा था। और सर मतलब प्रथम होमवर्क भैया। वगैरह जब दिया जाता था टाइमली प्रथम कर भैया लेता था वो। प्रथम सर प्रथम। भी मतलब उतना हार्ड वर्किंग तो नहीं था। प्रथम तो मैं बोलूंगा कि हार्ड वर्क के मामले में लोअर में आता है, शायद ज्यादा इंटेलिजेंट था इसलिए उसका रैंक थोड़ा सा बेटर आ गया। मतलब शायद जैसा प्रथम ने तुम्हें बताया था तुम्हारे सेशन में कि उसने तो कभी होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया था ढंग से। ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि होमवर्क पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे और सिलेक्शन हो जाए। पूरा नहीं किया होगा, बट हाँ डेफिनेटली 70-80% तक तो वो भी किया होगा। सर एडवांस के बाद आईआईटी की अलग एग्जाम रहती है? नहीं, एडवांस मतलब आईआईटी का ही एग्जाम, मेंस मतलब एनआईटी के लिए। सर जेई काउंसलिंग में मेंस क्या दिया, होता है? सब पता लगेगा। काउंसलिंग हर साल चेंज होती है। काउंसलिंग में
ये Select टाइम के हो साथ गया। पता लगेगा कि क्या होता है। अभी तो मैटर ये करता है कि क्या करना है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलो, काफी कुछ टाइम हो गया आज हमारा, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ भी टॉपिक नहीं हुआ। क्या कर रहे थे हम, क्या स्टार्ट किया था हमने? मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था। मैं लेक्चर फिर से एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अब तक तो सर ये रिकॉर्डिंग भी भेज देना सर पर। सर रिकॉर्डिंग कब से चालू ही है? फिर चलने देता हूँ मैं, चलने देता हूँ सर मैं। First case, when A is sharing its electron with B, electronegativity of A is greater than electronegativity of B. A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन A के थे, A ने, if both shared pair electron will go to the more electronegative element, both belongs to A and they will go to the A. A के ही इलेक्ट्रॉन तो A ने अपने पास रख लिए। मैं अपने दो इलेक्ट्रॉन क्लियर किसी के साथ शेयर कर रहा हूं, जब मैं इसको आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करूंगा, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं अपने इलेक्ट्रॉन रखूंगा। बताओ, इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हम बोल सकते हैं? 0 और 0 रहेगा। इसके इलेक्ट्रॉन तो इसी ने रखे, इसके पास कोई चार्ज नहीं, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं। इज दैट ओके? यस सर। Yes, सर sir. वापस बताना ये। तो बी है, मैं ए हूं, क्लियर? मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और मैं अपने दो इलेक्ट्रॉन तेरे साथ शेयर कर रहा हूं। अब बता, जब इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? आपके पास। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे ही थे? हाँ सर। यस सर। क्या इसके कारण मुझ पे कोई चार्ज आया? नहीं सर। क्या इसके कारण बी पे कोई चार्ज आया? नहीं। तो अभी क्लियर है? हाँ सर। सेकंड पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन, लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब ऋषभ से मैं अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं, एट द सेम टाइम ऋषभ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन खुद रख लेगा जब मैं इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करूं। अब मुझ पे कितना चार्ज आ जाएगा? मैंने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ऋषभ को, +2 आएगा। और ऋषभ ने कितने गेन किए? -2 आएगा। इज दैट ओके? यस हाँ सर। सर। यस सर। काफी बच्चों के चैट बॉक्स में मैसेज थे रिलेटेड टू सेम थिंग जो हम डिस्कशन कर रहे थे। मैं अभी उस पर वापस नहीं जा रहा हूँ ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसलिए हम। अच्छा, ओके सर। इवन किसी को ऐसा कुछ डाउट भी हो ना, तुम व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो बेटर वे होगा फॉर इंडिविजुअल को, मैं वहाँ पे जो भी पूछना होगा एनआईटी आईआईटी से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कहीं भी कुछ ऐसा लगता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। हो गया कॉपी? सर आप इम्प्योरिटी परसेंट कब पढ़ाने वाले हो? इम्प्योरिटी परसेंट इज नॉट अ सेपरेट हेडिंग। मुझे ऐसा याद है कि उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं NaCl मतलब वो जस्ट दो एग्जांपल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है, वो कोई सेपरेट हेडिंग नहीं है थ्योरी में। क्वेश्चंस के थ्रू ही उसे मैंने बताया है। कुछ किए थे क्या क्वेश्चन हमने? सर नहीं किए। नहीं किए हैं, चलो कर लेंगे, नहीं भी किए हैं तो। अभी तो ये कर लेते हैं पहले।
Rules for writing oxidation number. Now we need to see some basic rules जिससे हम oxidation number predict कर सके बजाय पूरा वो diagram बनाने के. Oxidation number of all the atoms in their elemental state is 0. देखो हम बात करें एलिमेंटल स्टेट की फॉस्फोरस P4, इसे व्हाइट या येलो फॉस्फोरस कहा जाता है. इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा. कार्बन के काफी सारे डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म होंगे एलिमेंटल स्टेट में. ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, कोल, चारकोल, इन ऑल ऑफ देम ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. एलिमेंटल चाहे किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो. एलोट्रॉपिक फॉर्म मतलब सेम फॉर्मूला, सेम एलिमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट. ग्रेफाइट, डायमंड, सबका फॉर्मूला कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स हो गए, सब में 0. N2 0, O2 O3 ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स हो गए, दोनों में 0 आ जाएगा. मतलब एलिमेंट है चाहे कोई भी एलोट्रॉपिक फॉर्म हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. सर वापस रिपीट करो ना एलिमेंटल स्टेट. मतलब एक्सप्लेन करूं या लिखा तो पूरा बोर्ड पे जो लिखना है, क्या करना है? नहीं, एलिमेंटल स्टेट वापस बताओ ना क्या होता है. एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल पढ़ा है ना हमने मोलकॉम्ब के स्टार्टिंग में ही. हाँ एलिमेंट सर, इसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, तो एलिमेंट्स कहते हैं. समझ गया. सब्सटेंस व्हिच हैज ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम. मतलब फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस ही रहेगा, कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, ऑक्सीजन ही है. सिर्फ ओजोन में भी सारे एटम ऑक्सीजन है. सर यस. सर वो आपने अल्कली मेटल में वो क्या लिखा है कैल्शियम पोटेशियम के बाद RF है क्या RB है? आरबी रुबिडियम.
Alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, group 1 elements are called alkali metals. Group 2 elements, beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium, they are called alkaline earth metals. अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट उनके कंपाउंड में हमेशा +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा +2 कंपाउंड में। एलिमेंट्स में तो 0 देखा ही हमने। तो BeCl2 एक कंपाउंड हो गया। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। +2 बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल, सोडियम अल्कली मेटल +1, पोटेशियम अल्कली मेटल +1, Mg अल्कलाइन अर्थ मेटल +2। कुछ एग्जांपल्स लिखें। सर मतलब इनके साथ कोई और दूसरा एलिमेंट रहा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या ऑक्सीडेशन नंबर में? नहीं समझा मैं क्वेश्चन, एग्जांपल बता क्या। अभी बी के साथ Cl2 है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या उसके ऑक्सीडेशन नंबर में? नहीं, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी होगा इनका हमेशा +2 होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, BeSO4, बेरिलियम स्टिल +2। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, BeO, बेरिलियम इज आल्सो +2। जो भी एग्जांपल हो, बेरिलियम का कोई कंपाउंड है तो बेरिलियम तो +2 में होना ही है। इनका रीजन भी बताता हूँ मैं, +1 +2 क्यों होगा। जैसे यदि हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें ना, 1s2 2s2 2p6 3s1। सो आउटर मोस्ट शेल में एट सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ns1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसका 2s1, इसका 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। So when they have one electron in the outermost shell, they can lose maximum one electron, +1। अब मैं एग्जांपल लूं यदि मैग्नीशियम का, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन आएगा मतलब 2p6 तक एज इट इज, नियोन तक, देन 3s2, इसका 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। outermost shell has 2 electron in its subshell, so it can lose maximum 2 electrons to complete their octet, इसलिए +2 होंगे। तो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है ना कि क्यों इतना आ रहा है। इज दैट ओके? वो K2SO4 वाला एग्जांपल समझाओ ना। मतलब क्या समझा उसमें बताओ। मतलब उसमें +1 पोटेशियम का है ना? हाँ, ये मैंने जिसके नीचे लिखा है उसका है वो और सर +1 जो +1 S24 होगा, S24 को एक साथ लिखेंगे क्या? क्या? मतलब SO4 का जो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह लिखना है तो कैसे लिखें? चलो वो आगे बताऊंगा मैं, आएगा धीरे धीरे। मैं अभी एक एक करके चलो, हमें 10 रूल्स देखे। अभी हम हैं थर्ड पर। हम अल्कली से चालू किया, अल्कलाइन पे आए, एल्यूमिनियम पे गए, ऑक्सीजन पे भी आएंगे, फ्लोरीन पे भी आएंगे, तो धीरे धीरे पता लगेगा। चलिए वेट करो। बट हाँ, ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज डिफाइंड चार्ज पर एटम। वन एटम पे ना, 2 पोटेशियम पे 2 चार्ज है, +2 चार्ज, बट ऑन 1 पोटेशियम इट इज +1। So oxidation number is defined charge which one atom of the given element has. Yeah? So not on the 2 atom, वहां पे कितने भी एटम होंगे हमें 1 एटम पे चार्ज बताना है। Aluminium is always +3. Example, AlCl3, aluminium +3. Al2SO4 whole thrice, aluminium is +3. एल्यूमिनियम का +3 होने का रीजन भी तुम्हें बता देता हूं मैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ना, कि कैसे हमें ये याद रखना है। और एक बार पीरियोडिक होगा ना तो बहुत इजी होगा तुम्हारे लिए ये याद रखना, कि उसमें पीरियोडिक में तुम काफी डिटेल में हर ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स होते हैं क्या होता है तुम्हें याद करना पड़ेगा ना।
सर मतलब अगर हमने नंबर के फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लर्न किया तो नहीं चलेगा, मतलब 283 ऐसा नहीं, किया वो तो? बच्चों वाला नहीं करना है, बच्चों वाला नहीं करना है जो 10 तक करते थे। फिर हमने 11 में नया पढ़ा ही क्या, क्यों हमने क्वांटम नंबर्स और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। तो जो हमने पढ़ा है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है 11th में, वो 10 तक बच्चों को समझाने के लिए चलो ऐसा कुछ दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। उसमें हम फिर सारी प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। यह इजी तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखे हैं। और प्रैक्टिस की बात है तो मेरी 4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे क्लास में, अपने आप यही हैबिट में आएगा। ये बताओ, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या लगता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? गेन विच करेगा। ऑप्शन इज गेन करेगा। गेन करेगा। गेन करेगा। If it gains 1 electron, oxidation state will be -1. ध्यान रखना, क्लास एंड करने के पहले मैं अटेंडेंस भी लूंगा ना एक, और तुम्हारा डेफिनेटली पीटीएम रखना है, ऑनलाइन ही होगा पीटीएम अभी तो, और उस पीटीएम में इस बात को शेयर किया जाएगा कौन बच्चे एब्सेंट रहते हैं, क्या होता है। और सर वो वीडियो ऑन रखने वाला है बोलने वाले हो क्या आप? एक्चुअली वीडियो ऑन रखने वाला कुछ बच्चों को मतलब मेडिकल बैच में स्टार्ट किया था, बट उसमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा है, काफी बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, वीडियो ऑन करने में ज्यादा डाटा कंज्यूम होता है, फिर उन्हें सुनने में और बोर्ड ब्लर दिखने लगता है, इसलिए फिर वो मतलब नहीं फॉलो किया हमने। सो उससे अभी सेंसर की बंद भी करते हैं क्वालिटी वीडियो। खराब हो जाती है। एक वीक के लिए एमए और एमबी दोनों में वो करा था, बट फिर वो मतलब काफी इशू आ रहे थे तो फिर वो बंद कर दिया। सो वैसे कोटा के जो लेक्चर थे वहाँ पे वीडियो चालू रहता है। हाँ वही, हमें भी कोटा से ही ऐसा सजेशन था, बात हो रही थी तो, बट क्या कर सकते हैं, मतलब उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। डेफिनेटली यदि तुम ऑन रखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, थोड़ा बेटर इंटरेक्शन होगा, बट सारे बच्चे उसमें ऐसे भी डाटा अच्छे को हो रहा है लेकर सब, थोड़े से क्या, ऐसे भी इंटरेक्शन अच्छे हो रहा है। चलो अच्छी बात है। फिफ्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2 इन इट्स कंपाउंड। देखो अभी तक मैंने लिखा था ऑलवेज, ऑलवेज जनरली वर्ड यूज किया है, दैट मींस वी कैन हैव सम एक्सेप्शन, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो हमें देखने डिटेल में। क्या, तो इसका पहले तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन्स है outermost shell में, hence it has tendency to accept 2 electron to complete its octet, तो -2 में एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शन, इसके एग्जांपल लेते हैं फिर एक्सेप्शन पे जाते हैं। H2O सर वो 2 ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन्स इज, गेन नहीं कर सकता? वही तो कर रहा है, तभी तो -2 आया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तभी नेगेटिव, लूज करता तो पॉजिटिव।
यही बोला ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -2, राइट? सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ पूछो। ये जो फ्लोरीन और एल्यूमिनियम और इनके ऑलवेज है, मतलब हम कोई भी कंपाउंड रहो उसमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर यही रहेगा? यस, देयर विल बी नो एक्सेप्शन इन देम। जहां ऑलवेज वर्ड यूज किया वहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, और जहां ऑलवेज वर्ड यूज नहीं किया एक्सेप्शन होगा, और एक्सेप्शन में लिखाऊंगा भी इसका ये एक्सेप्शन, ठीक है? सर वो H2SO4 में जो -2 का ON है वो सिर्फ O का है कि ये बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर जनरली किसके लिए डिफाइन होता है? एक एटम के लिए डिफाइन होता है या आयन के एक मॉलिक्यूल एटम के लिए, एक एटम के लिए। के? लिखा है ऑक्सीजन का। मैं ऑक्सीजन में चल रहा हूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिख भी दो चाहो तो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का है वो। बहुत सारे एग्जांपल है, मैक्सिमम 80-90% एग्जांपल -2 के ही है, 10-15% में एक्सेप्शन आता है। सर सेकंड में वो कौन सा ऑक्साइड है? सुपर ऑक्साइड। कॉपी करो, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं पूरा।
हो गया सर। हम्म, चलो देखो, फर्स्ट एक्सेप्शन फॉर ऑक्सीजन, कंपाउंड विथ फ्लोरीन, सिर्फ and only fluorine is the element which is more electronegative than oxygen. So when oxygen combined with fluorine, fluorine will have negative oxidation state and the oxygen will have positive one. सिर्फ फ्लोरीन के साथ ऐसा होता है, बाकी किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा। OF2 में फ्लोरीन -1 में, ऑक्सीजन +2 में होगा। OF2 ये +2 -1, दो फ्लोरीन एटम है, दो -1 होंगे, -2 +2, जीरो चार्ज आ गया, न्यूट्रल। यहाँ पर क्लोरीन -1 में दो क्लोरीन -2 चार्ज, तो दो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, +2 ऑन वन ऑक्सीजन +1। तो OF2 में ऑक्सीजन पे +2, O2F2 में +1। इज दैट ओके? फर्स्ट एक्सेप्शन। यस सर। यस सर। सेकंड, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड होता है O2 माइनस आयन, दो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज। एक ऑक्सीजन पे कितना हो गया, एक ऑक्सीजन पे हो गया -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। कुछ एग्जांपल्स, KO2, NaO2, RbO2। K, Na, Rb पे +1 चार्ज, two oxygen will have -1 charge, then oxidation number will be -1/2. Is that okay? Second one, सर सुपर ऑक्साइड मतलब जहां पे ये एनायन एग्जिस्ट कर रहा है O2 माइनस। क्या हमें अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, +1 हर केस में? हाँ सर। यस तो सर। O2 पे -1, O2 पे -1, O2 -1 मतलब सुपर ऑक्साइड। समझ गया सर। सर ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्या? ये पॉजिटिव दिख रहा है क्या ऑक्सीजन पर? नहीं सर। फिर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हो गए? वैसे अल्कली मेटल आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन द होल पीरियोडिक टेबल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए तो हमेशा +1 में होते हैं वो। हाँ सर। परऑक्सी लिंकेज, जहां पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आया उसे परऑक्सी लिंकेज कहा जाता है। अच्छा, ये दोनों एटम सेम एलिमेंट्स के, तो इसके कारण तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा नहीं, ये जिससे अटैच होंगे उसके कारण ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। एग्जांपल H2O। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। प्लीज मीट योरसेल्फ साक्षी। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये ऑक्सीजन इससे गेन करेगा, इसके कारण कोई भी चार्ज नहीं आएगा, दोनों सेम एटम। तो इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन किया -1, इसने यहाँ से गेन किया -1। जहां पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है, वी कॉल इट परऑक्सी लिंकेज, उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। क्लियर? H2SO5। H2SO5 में 1, 2, 3 ये तीन ऑक्सीजन नॉर्मल है, ये परऑक्सी लिंकेज में नहीं है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2, बट दिस वन हैव -1 ऑक्सीडेशन। ये परऑक्सी लिंकेज में आ गए, इनका -1 हो जाएगा, बचे हुए का -2। So out of 5, 2 have -1, 3 have -2। क्या इतना क्लियर है अभी? सर सेकंड Yes, पॉइंट sir. रिपीट In H2SO5 we have only one oxygen single bond oxygen. Apart from this, all oxygens are normal oxygen, they do not have oxygen single bond oxygen। तो the normal oxygen है, normal oxygen का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, -2, -2। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, परऑक्सी लिंकेज, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। क्या अभी इतना क्लियर है? Yes, sir. सर सेकंड एक्सेप्शन में जो K, Na और Rb है वो सिर्फ अल्कलाइन मतलब +1 है, इसलिए वो -1/2 है। CO2 रहेगा तो नहीं आएगा। यस डेफिनेटली, इनकी जगह कुछ और आएगा तो फिर ये -1/2 नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे +1 होगा तब ये -1 होगा, दो ऑक्सीजन पर और एक ऑक्सीजन -1/2।
सर सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट कर दो ना सॉरी, सर सेकंड पॉइंट। सुपर ऑक्साइड वाला। यस सर। जब भी O2 है विथ अल्कली मेटल्स, हम उसे सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। मैं सारे एग्जांपल लिख देता हूँ तो कुछ छूटेगा ही नहीं। Ka2, NaO2, RbO2, LiO2, CSO2, यहाँ पर बस इतने एग्जांपल है सुपर ऑक्साइड के। यदि इनमें से कोई केस है तो -1/2 सुपर ऑक्साइड, इसके अलावा कुछ भी केस नहीं है। अल्कली मेटल के साथ O2 है, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। अभी क्लियर है? सर हमें हमें ये सारे रूल्स याद रखने हैं ना? यस, डेफिनेटली याद रखने। स्ट्रक्चर भी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी याद रखना, ठीक है? हो गया है सर सब। हाँ सर। कौन सा पॉइंट लिखा था लास्ट हमने? 5th था 6th था? हमने 5th था सर। पिछला 5th था, ये 6th है। कॉपी करो, एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं।
हो गया है सर। चलो, oxidation number of hydrogen is +1 in its compound except metal hydride. तो उसका एक्सेप्शन है मेटल हाइड्राइड where oxidation state is -1. चलिए नॉर्मल का एग्जांपल देखा H2O, H2S, H2SO4, HF हाइड्रोजन +1 में. Now the exceptional cases metal hydride, मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है हम उसे मेटल हाइड्राइड कहेंगे. लिथियम मेटल, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, डी ब्लॉक मेटल भी हो सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वो मेटल्स जब भी उनके साथ कंपाउंड बनाएगा ये मेटल से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नॉन मेटल से ज्यादा. नॉन मेटल के साथ पॉजिटिव और मेटल के साथ नेगेटिव. इज दैट ओके? यस यस सर। हाँ सर। जिधर पॉजिटिव आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर जिधर पॉजिटिव है उनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जहां पर नेगेटिव आ रहा है उनसे ज्यादा है. मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मेरा नेगेटिव, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूं तो मेरा पॉजिटिव. यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो सोडियम का पॉजिटिव, हाइड्रोजन का नेगेटिव. समझ गए. Oxidation number of a monoatomic ion is charge on the ion. F minus monoatomic जिसमें एक ही एटम हो उसमें कितना चार्ज है? -1, +2, +3, +2, -1, -3. वैसे लिखाने की जरूरत नहीं थी, ऑब्वियस था, बट ठीक है वो लिख दिया एक पॉइंट. एक पॉइंट लास्ट पॉइंट लिख लो. इसके एग्जांपल्स मुझे डिटेल में कराने पड़ेंगे, इट विल टेक टाइम, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा. इससे मैंने पेंडिंग लिखा है, यदि मैं पूछूंगा नेक्स्ट लेक्चर में क्या हुआ था तो मुझे याद दिला दो सर. इसके एग्जांपल्स पेंडिंग हैं. सर नेक्स्ट लेक्चर में पहले ना डाउट लेना, वो एलकेम सर ने बोला है कि बाकी के